हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिका मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, राइट। तो अभी हमारा इसी सीरीज में जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी है ना। तो उसमें अभी हमारा जो पहला टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का, दैट इज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, राइट, एंड द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी रिसेंट में हमने जो अपना बैलेंस शीट वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है ना। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसको कैसे बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो वहां पर हमने ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ये दोनों जो टॉपिक थे ये सारे हमने किए थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। जो हमारा शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज है 2013, उसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर बैलेंस शीट का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया हुआ है ना। तो वही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वही हमें बताता है कि आपको, मतलब ये लीगली ऑब्लिगेशन है हर कंपनी के लिए कि आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली काम करना है। ऐसे ही जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो बताता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। अब जैसे आप एक स्ट्रक्चर सामने देख रहे होंगे, एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट किस चीज का है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसको इसी ही स्ट्रक्चर के अंदर जो है बनाया जाएगा। वैसे जब आप इंडियन कंपनीज एक्ट उठा करके देखोगे तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग दिखेगा। वो उसका रीजन है कि इसमें कुछ और एडिशनल आइटम्स हैं जो उसमें एडेड है। लेकिन अगर आप केवीएस की बात करोगे या सीबीएसई की बात करोगे, जो मतलब सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, अगर आप वहां पर बात करोगे तो वहां पर यही फॉर्मेटिंग अभी है। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर है, जैसे सीए वगैरह कर रहे हो तो वहां पर उसके लिए वो वाला फॉर्मेट यूज किया जाता है। लेकिन हमारे जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जो हम लोग हैं, वो हम इस फॉर्मेट पर काम करते हैं। और बाकी जो आप बुक्स वगैरह देखोगे तो आपको यही है। अगर आप सीए वगैरह की बुक्स देख रहे हो तो अब एक अलग विषय है, तो वो तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको क्यों करना है ना। तो जो अपने सिलेबस में पूछा जाएगा वो चीज कर रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मेन सवाल ये है। आज हम इस फॉर्मेट का एक एक आइटम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं और उसको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज के वीडियो में पता चलेंगी। और देखिए यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपके मैं जितने वीडियोस बना रहा हूं वहां से कहीं ना कोई टॉपिक आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां से सीधा क्वेश्चन आपको बनता है। क्लियर है? तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेटिंग करा देता हूं। सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। जैसे 31 मार्च ओनली, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी की या किसी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एंटिसिपेट करती है, उसको बताती है एक तरह से, है ना। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पूरी साल का बनाया जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑफ, और जबकि उसमें हम लिखते हैं एट द एंड ऑफ। तो दोनों में क्या है, दोनों में ना थोड़ा सा अंतर है। क्लियर है? तो यहां से सीधा क्वेश्चन बनता भी है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप से पूछा जाए कि बैलेंस शीट किसी पूरे साल के लिए बनाई जाती है, शॉर्ट पीरियड के लिए बनाई जाती है, या लॉन्ग पीरियड के लिए बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है, तो जो बैलेंस शीट है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है, पहली चीज। तो सबसे पहले अपना आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपका मेन ऑपरेशन है। जैसे सपोज करो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी के लिए उसका ऑपरेशन क्या हो सकता है, उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, ये उसके डे टू डे ऑपरेशन है। लेकिन जो एक मैन्युफैक्चरर है या जो एक ट्रेडिंग कंपनी है उसके लिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? सो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको बेच रहा है, वो उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, है ना। क्लियर है बात? मतलब माने
उत्पादन से जो भी आय हो रही है, रेवेन्यू मतलब आय, है ना, उत्पादन से जो भी आय हो रही है वो सारी की सारी आपकी किस में चली जाएगी, बताइए, वो सारी की सारी आपकी किस में चली जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए, इसके बाद दूसरा जो है, इसके बाद दूसरा आता है हमारा अदर इनकम। अदर इनकम में बाकी जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, या डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी किस में जाएंगी, अदर इनकम में जाएंगी। हालांकि इसको समझेंगे हम कौन कौन से क्या क्या आइटम जाते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी बिजनेस को दो ही तरह से रेवेन्यू होता है। एक तो जो भी वो संचालन कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, या जो भी वो उत्पादन कर रहा है, उत्पादन या संचालन, और अदर इनकम अन्य जो भी आए हैं उनका कुल यहां पर आ जाएगा, टोटल इनकम यहां पर हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस है उसको हमने 6-7 पार्ट में क्लासिफाई किया है। क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में तीन चीजें इंक्लूड हम करते हैं, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक एंड ट्रेड। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन हिरास, दोनों का ही मतलब हिरास है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड पर लगाया जाता है स्थायी संपत्तियों पर, अमोर्टाइजेशन जो होता है वो मतलब जो अदृश्य संपत्ति होती है उन पर लगाया जाता है। मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल पर लगाया जाता है, और जो अमोर्टाइजेशन है वो इंटेंजिबल पर लगाया जाता है। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, इन सबको प्लस करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। अब आपके पास टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल एक्सपेंस हो गया, है ना। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस प्रॉफिट पर अब आप क्या कर दोगे, टैक्स पे कर दोगे। जैसे सपोज करो 50% है, और उसके बाद जो भी इनकम बच करके आएगा टैक्स पे करने के बाद, वो इनकम आपका कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कहलाएगा वो आपका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। क्लियर है? अब एक एक चीज समझ लेते हैं कि होता क्या क्या। देखिए, सबसे पहले आया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ सर्विसेज, या अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें से एक्साइज ड्यूटी को लेस करना है। ठीक है, क्योंकि एक्साइज ऑफ ड्यूटी जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स पर दी जाती है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, लेस एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी है यहां से कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड्स सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस एक्साइज ड्यूटी, या सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेस एक्साइज ड्यूटी। तो ऑप्शन विल बी एक्साइज ड्यूटी, माइनस करने के बाद। अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट है, और ये आपका क्या है, सेकंड है। इन दोनों को मिला करके बनता है थर्ड। 1+2 आ जाइए। 1+2 = 3 टोटल। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या है, 3 नंबर। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। तो एक एक एक्सपेंस डिस्कस कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया है। तो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, परचेज, इंटरमीडिएट एंड कंपोनेंट अगर दी हुई है तो कच्चा माल, जो माल पैकिंग में लगेगा, या कोई भी क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। कैसी गुड? इंटरमीडिएट गुड। कैसी गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स, जो आपके प्रोडक्शन में या आपके प्रोडक्ट बनाने में एक क्या 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 कह सकते हैं, एक भूमिका निर्वहन करती है, एक बीच में अपनी भूमिका निभाती है। जैसे कच्चा माल, जैसे आपको कोई ये पेन है, तो ये पेन बनाना है तो आपके लिए इसकी निब का होना जरूरी है, निब नहीं होगी तो पेन नहीं होगा। तो ये जो निब है वो क्या, इंटरमीडिएटरी गुड है इसके लिए, है ना। तो उसका स्टॉक जो हमने कंज्यूम किया है। क्लियर है? इसके अलावा जो हमने माल खरीदा है, जो हमने माल खरीदा है, तो यहां पर तो कितना कंज्यूम हुआ है, और यहां पर क्या है, हमने कितना कितना माल खरीदा है। परचेज भी तो किया होगा ना। तो गुड्स परचेज विद द इंटेंशन टू रीसेल और ट्रेड, या तो आपने उसको किसके पर्पज से खरीदा होगा, रीसेल के पर्पज से खरीदा होगा, या आपने उसको किसके पर्पज से खरीदा होगा, ट्रेड के पर्पज से खरीदा होगा। फॉर प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑन द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये चीज आपकी किस में चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में चली जाएगी। क्लियर है कहानी ये वाली? यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, इसके बाद जो हम बात करेंगे, दैट इज चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है ना, क्या? स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका क्या मतलब है चेंज इन इन्वेंट्री का? चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि आपका ओपनिंग में कितना था और आपका क्लोजिंग में कितना है। आपका ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना है, तो उनका डिफरेंस क्या कहलाता है, चेंज। क्या? इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, चेंज। अच्छा, अब आपसे पूछ सकते हैं कि इनको अलग अलग दिखाया जाता है या सेपरेटली दिखाया, मतलब सॉरी, इनको सेपरेटली दिखाया जाता है या एक साथ। तो इन सभी को, मतलब पहले आप क्या करेंगे, चेंज इन इन्वेंटरी को दिखाओगे, फिर आप चेंज इन इन्वेंटरी में आप पहले किसको दिखाओगे, फिनिश्ड गुड्स को दिखाओगे, फिर आप वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाओगे, और फिर फाइनल में आप स्टॉक इन ट्रेड दिखाओगे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है ना, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो, एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं कि हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना, कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, और हमारे पास दी हुई है ओपनिंग इन्वेंटरी। देखिए, स्टॉक अलग होता है, मतलब स्टॉक इन्वेंट्री होता है, लेकिन यहां पर हम इन्वेंट्री में हर चीज को शामिल करते हैं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है हमारी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो माल तैयार है, फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल। तो तैयार, कितना तैयार माल हमारा ओपनिंग में था, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 30,000 रुपए। कितनी दी हुई है? 30,000 रुपए। और आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, आपको इन्वेंट्री दी हुई है मटेरियल की, जिसको आप रॉ मटेरियल समझ सकते हो। उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है? 2 लाख रुपए। क्लियर है ना। और इसके बाद आपका परचेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परचेज दिया हुआ है, परचेज ऑफ मटेरियल दैट इज 10 लाख रुपीज। कितना? 10 लाख रुपीज। और साथ साथ में आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी भी दी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल दैट इज इक्वल टू द 3,25,000। इसको ये 3 लाख ले लो, ये सब 2 लाख में ही है ना, इसको 3 लाख कर लो। 3 लाख ओपनिंग हो गया, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग इन्वेंटरी का मटेरियल 2 लाख हो गया।
परचेज 10 लाख की होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो मैंने मटेरियल कंज्यूम किया है, यूज में लिया है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, मटेरियल की बात चल रही है ना, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, मटेरियल की बात चल रही है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। भाई आपके पास ओपनिंग था, फिर आपने परचेज किया और आपने क्लोजिंग को घटा दिया। तो भाई सपोज करो आपके पास 10 डिब्बे थे, या 5 डिब्बे ले लो, आपने 8 डिब्बे और खरीद लिए। तो आपके पास टोटल कितने डिब्बे हो गए, 13 डिब्बे। अब उन डिब्बों में से आपने 7 डिब्बे जो थे, 3 3 6 और 1 7, वो आपका एज अ आउटपुट बचा। कितना आउटपुट बचा, 7 डिब्बे। भाई आपके पास थे कितने टोटल, 13, बचे कितने हैं, 7। तो ये जो 6 डिब्बे हैं ये कहां गए, तो आप कहोगे सर ये कंज्यूम हो गए। तो ये मटेरियल था और ये हमारा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है, 2 लाख रुपए, परचेज कितना है, 10 लाख रुपए, माइनस क्लोजिंग कितना है, 3 लाख 25 हजार रुपए। तो 12 12 में से 25 गए कितने, 11 लाख 75 हजार, 11 में से 3 गए, 8 लाख 75 हजार आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया, 8,75,000। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई, अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, परचेज हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया कि कितना आपका चेंज हुआ है। अब इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो जो एक्सपेंसेस किसके वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं। क्या कहा मैंने, जो एक्सपेंसेस किसके लिए किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं, उनको उनको रिकॉग्निशन देने के लिए किए जा रहे हैं, उनको एक स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए दिए जा रहे हैं, या उनको ट्रेन करने के लिए दिए जा रहे हैं, वो सभी एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट। जिससे भी एम्प्लॉय का बेनिफिट होता है, जैसे सैलरी वेजेस हो सकता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस हो सकता है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट अदर फंड हो सकता है, एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो सकता है ईएसओपी, या एम्प्लॉय स्टॉक ईएसपीपी हो सकता है। इन दोनों की फुल फॉर्म कर लेना, ये पूछ सकता है आपसे, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट दीज आर द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और नोट। तो इनकी शक्ल और हालत देख करके लगता नहीं है, बट ये है, कई बार बच्चे ने लाइबिलिटी समझ लेते हैं और इसको तो इक्विटी समझ लेते हैं स्टॉक ऑप्शन की वजह से। तो ध्यान में रखना। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट को समझने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि मनी को बोरो करते हुए, दोबारा सुनो, मनी को बोरो करते समय जो खर्चा, जो एक्सपेंडिचर कंपनी बियर करती है उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, ठीक है मैं बताता हूँ। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, उस लोन के बदले कंपनी क्या करेगी, बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी। तो वो जो इंटरेस्ट है वो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कही जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, डिविडेंड ऑन रिडीमेबल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस। डिविडेंड कंपनी के पास से तो पैसे ही जा रहे, तो एक्सचेंज डिफरेंसेस रिगार्ड एज एन एडजस्टमेंट टू बोरोइंग कॉस्ट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। हो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो $1 की वैल्यू 82 रुपीज है। कितनी है, 82। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 82, और उसके बदले आपको क्या मिल जाएगा, $1 मिल जाएगा। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल होने के लिए भी आपको कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा।
और यही जो एडिशनल पेमेंट होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस या फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जिस रेट पर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कन्वर्ट होता है, या कोई भी अदर बोरोइंग कॉस्ट, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, फाइनेंस कॉस्ट ही कहलाएगी। डेप्रिसिएशन टेंजिबल पर दिया जाता है और एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पर दिया जाता है। जैसे गुडविल है तो गुडविल एमोर्टाइज होती है, वो डेप्रिशिएट नहीं होती, है ना। गुडविल के पेटेंट एमोर्टाइज होते हैं, वो डेप्रिशिएट नहीं होते। लैंड न डेप्रिशिएट होती है न एमोर्टाइज होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। उसमें हमेशा एप्रिसिएशन होता है। क्या होता है उसमें, हमेशा एप्रिसिएशन होता है। मशीन, प्लांट, फर्नीचर, इनकी जो वैल्यूज हैं वो हमेशा डेप्रिशिएट होती हैं, ना कि अमोर्टाइज्ड होती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। एक और वर्ड, जैसे जो माइनिंग्स वगैरह होती हैं उनमें डिप्लेशन होता है। क्या होता है, डिप्लेशन होता है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है और डिप्लीशन क्या होता है। अगर ये सारी चीजें आपको याद हैं, आती हैं अच्छे से समझ में, तो आपके लिए करना हो जाएगा आसान। लेकिन अगर नहीं आती हैं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा किसका, एग्जाम के खत्म होने का, ताकि आप दोबारा से तैयारी कर सको। देखो मेरे पास आपको दोनों चीजें मिलेंगी, मोटिवेशन भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा। जैसे अगर कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर तो ये कह रहे हैं कि यार एग्जाम मत दो या एग्जाम के बाद होगा, हमें तो एग्जाम यही वाला है। देखो ये वाला एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है ना तो तीन चीजें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो चीजें बहुत अच्छे से कर लो। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रिवीजन करते रहो और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। और कोई भी क्वेरी है आप भेज दो। और अगर आपको हेल्दी डिस्कशन करना है तो अधिगम मंत्रा का अपना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हो और वहां पर आप जो मतलब कलीग्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उनके व्यूज भी उस बारे में जान सकते हो। तो कुल मिलाकर के कैसा एटमॉस्फेयर, ये कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक हेल्दी डिस्कशन हो और उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल करके आए। ना कि सिर्फ कोई कि भाई ठीक है पढ़ा दिया, पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, नहीं। यू आर द टीचर। आप आने वाले समय, या तो आप अभी भी हैं या आप आने वाले समय में बन जाएंगे। तो एक हेल्दी डिस्कशन, ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, भाई नहीं। आएंगे, करेंगे, करना पड़ेगा, तब चीजें बदलेंगी। सिर्फ हवा हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले यहां पर आना पड़ेगा और यहां पर आने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, नोट्स रिवीजन और सेल्फ स्टडी। और दूसरा जो काम है वो सब्सक्राइब करना है, चैनल शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। ये दो काम हो पैरेलली कॉन्टिन्यूसली, जब तक ये काम होते रहेंगे ना केवीएस के एग्जाम तक, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप में से ही सारे बच्चे सिलेक्ट होकर के जाने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या जाता है, अदर एक्सपेंसेस में जाता है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल एंड पावर, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, इंश्योरेंस, रेट्स एंड टैक्स। इन एक्सक्लूड टैक्सेस ऑन इनकम। जो इनकम पर टैक्स लगेगी उसमें वो ये शामिल नहीं है। और मिसलेनियस, कोई भी ऐसा खर्चा जो ऊपर दिए हुए किसी भी हेड में नहीं फिट बैठ सकता, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम कहां पर दिखा देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में उन्हें दिखा दिया जाता है। तो जब, अब समझो यहां पर इसको इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले था हमारा टोटल रेवेन्यू। फिर हमने इन सब एक्सपेंसेस का सम करा, हमारे पास आ गया टोटल एक्सपेंसेस। तो जाहिर सी बात है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फिगर निकल करके आ जाएगा।
जो टैक्सेबल इनकम होगी, क्या होगी? टैक्सेबल इनकम होगी। इस टैक्सेबल इनकम पर हम क्या करेंगे? टैक्स पे कर देंगे। तो जब हम इस पर टैक्स पे करेंगे तो उसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आएगा जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है। तो बस इसमें आज यहीं तक है ना? इसमें आज यहीं तक है। मैं सोच रहा हूं तुम्हें जो अपना अकाउंटिंग पीरियड है वो वाला भी अकाउंटिंग साइकिल है उसको भी करा ही देते हैं, क्योंकि छोटा सा ही है, 2 मिनट का ही। दो पाँच पाँच 10 मिनट लेगा मुश्किल से, 1 मिनट देना जरा, है ना? उसको भी कर ही लेते हैं। और उसके लिए एक अलग से वीडियो क्या ही बनना। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको यूं ही बहुत आसानी से, है ना? क्लियर है? बस हमें ये जानना है इसके अंदर कि शॉर्ट टर्म मतलब करंट और नॉन करंट कैसे होती हैं। क्या? करंट और नॉन करंट कैसे होती हैं, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमारी करंट है और कौन सी हमारी नॉन करंट है। तो चलिए समझ लेते हैं ऑपरेशन साइकिल। साइकिल, ठीक है। सपोज करो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। क्या किया आपने? आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। अब जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, है ना, तो आपने इसको कितने टाइम अपने पास रखा? भाई आपने परचेज कर लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि रॉ मटेरियल परचेज करते ही आप जादू की छड़ी घुमाओगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। तो सपोज करो आपने इसे 3 महीने अपने पास रखा। कितने महीने अपने पास रखा? 3 महीने इसे आपने अपने पास रखा, ठीक है। अब आपने इसको कन्वर्ट किया किसमें? फिनिश्ड गुड्स में। किसमें कन्वर्ट किया? कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। और जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे थे तो एक दिन में तो होगा नहीं। भाई 3 महीने से माल आप खरीद रहे हो तो उसको एक दिन में ही थोड़ी ना खत्म कर दोगे। तो जैसे सपोज करो उसको कन्वर्ट होने में 5 महीने लग गए। कितने महीने लग गए? 5 महीने लग गए। अब जब माल आपका तैयार हो जाएगा तो क्या वो तुरंत ही रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय तक आप इसे इन्वेंटरी के तौर पर रखोगे। किसके तौर पर रखोगे? इन्वेंटरी के तौर पर रखोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसको हम कुछ टाइम तक, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं, रिमेन्ड एज इन्वेंटरी। सपोज करो 3 महीने तक ये हमारे पास एज एन इन्वेंटरी रखा रहा। अब जब ये हमारे अब जब ये हमारे पास इन्वेंट्री की तरह रखा रहा तो अब आप इसको सेल भी करोगे। क्या करोगे? इसको सेल्स भी करोगे। तो आपने इसको सेल करने में सपोज करो 4 महीने लगाए। रेवेन्यू कितने महीने लगाए भाई? 4 महीने लगाए। अब जब आपने इसको 4 महीने लगाए तो इस रेवेन्यू में सारा माल आपने कैश तो दिया नहीं होगा, कुछ ट्रेड रिसीवेबल भी होंगे। कितने होंगे? क्या होंगे? ट्रेड रिसीवेबल भी होंगे। और ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं वो तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं, वो कुछ समय लेते हैं। तो जैसे सपोज करो 45 दिन ले लें, चलो हाँ, 45 दिन नहीं, चलो 1 महीने ही ले लो। 1 मंथ ले लेते हैं। 1 मंथ आपके ट्रेड रिसीवेबल रहे और फिर फाइनल में ये आपके बैंक में कन्वर्ट हो गए और इसमें आपको लग गया 2 महीने। तो मुझे एक बात बताओ, फिर आपके पास पैसा क्या, आप वापस से रॉ मटेरियल परचेज कर लोगे?
तो मुझे एक बात बताओ, मटेरियल परचेज करने से लेकर के आपके पास पैसा आने में कितना समय लगा? तो आप कहोगे सर 3 और 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 18 महीने, 18 मंथ्स। कितना टाइम लगा? 18 मंथ लगे। तो ये जो 18 महीने आपके लगे हैं, यही कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहलाता है ये? ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर अगर 18 महीने, कितने? 18 महीने से कम, क्या? 18 महीने से कम या 18 महीने के इक्वल अगर कोई लाइबिलिटी या एसेट क्रिएट होती है, तो उसे हम कहेंगे करंट लाइबिलिटी या करंट एसेट। और अगर, क्लियर क्लियर है? और अगर ये 18 महीने से ज्यादा, सॉरी 18 महीने से ज्यादा, तो ये नॉन करंट हो जाएगी। और अगर कोई लाइबिलिटी 18 महीने से, ये हट जाएगा, 18 महीने से कम या इक्वल होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? करंट। इसको इस तरह से समझो, एनी लाइबिलिटी विच इज, एनी लाइबिलिटी और एसेट विच इज, है ना, कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी एसेट्स विच इज वैल्यूड अंडर 18 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल टर्म्ड एज करंट। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो क्या हो जाएगी? नॉन करंट है। जैसे, बात समझ में आ गई ये वाली? जैसे अगर आप एक बात और समझें कि जरूरी नहीं कि 18 ही होगा, कुछ कंपनीज में ये 12 महीने भी हो सकता है, 15 महीने भी हो सकता है, 20-22 महीने भी हो सकता है और 44 महीने भी हो सकता है। ये कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? वैसे जनरली, इन जनरल, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो वी वुड टेक अ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द 12। ठीक है, तो इसलिए 12 महीने का एक ऑपरेटिंग साइकिल बनता है, जिसको हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो इसी के साथ अपना जो ये वाला टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये भी क्लोज होता है। कल जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे क्या? एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करने वाले हैं कल हम? एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। जो भी बच्चे अभी चैनल से जुड़े हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आता है, तो प्लीज करके उसे आप कमेंट कीजिए, या अगर आपको लगता है कहीं पर कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई भी अगर छोटी मोटी बात है, छोटी से छोटी बात भी, तो आपके जो भी ग्रेवियांसेस हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज करके, चाहे आप व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए, चाहे आप कमेंट कर दीजिए, मुझे दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? जो अगर गलती हुई है तो वो हुई है ना? मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि देखिए, एज बीइंग अ ह्यूमन, है ना, गलती होना स्वाभाविक है। और ये अनजाने में गलती होती है, मेरे से कोई वैसे नहीं होती है। जैसे पढ़ा रहे हैं, माइंड कहीं और है, नोट्स बनाते हुए अचानक से कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ का कुछ टाइप हो गया, या हम टाइप तो सही कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग एरर हो गई, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, वो बहुत ऑब्वियस है। बाकी मेरा कोशिश रहता है कि आपको मैक्सिमम 100% एक्यूरेसी के साथ आपके सामने कंटेंट लाया जाए और उसको उसी तरीके से क्या किया जाए? एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज
बनी रहे। और इसीलिए कई कई बार तो मैं बहुत सारी चीजें बार बार भी रिपीट करता हूँ। आपने देखा होगा ना पढ़ाते हुए, एक ही चीज को मैं एक बार नहीं बोलता, उसको मैं कई बार बोलता हूँ। रीजन इज दैट जब आप बार बार सुनेंगे और देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और मेरा को यही चाहना है कि बस आपके माइंड में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल फिट हो जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई इशू ना हो और आप बहुत इफेक्टिवली अपना एग्जाम दे पाओ। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे कल आपसे एमसीक्यू ब्लास्टर में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो रहेंगे बहुत ज्यादा बेहतरीन। तो जुड़ना मत भूलिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।